देखिए साल 2022 से देखें जब रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमला बोला गया था, उसके बाद साल 2023 हो या फिर साल 2024 यानी इस साल लगातार युद्ध के नए नए मोर्चे खुलते हुए हमने देखे हैं। और अब बड़ा सवाल है कि क्या साल 2025 यानी कि नए साल में नया मोर्चा खुलता हुआ दिखेगा? आखिर कौन सा ये मोर्चा है जो कि इस वक्त सुलगता हुआ नजर आ रहा है और कभी भी एक बड़ा युद्ध छिड़ सकता है? इस पर हम बात करेंगे आपके साथ। मैं हूं करुणा शंकर शर्मा, निधि वासंदानी मेरी सहयोगी मौजूद है। तो नए साल से पहले दुनिया एक और युद्ध के मुहाने पर आ खड़ी हुई है और वो मुहाना है अमेरिका चीन। जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ताइवान को लेकर दोनों देशों के बीच तल्खी एक बार फिर से चरम पर है। जो बाइडेन सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में ताइवान की मदद में भारी भरकम इजाफा किया तो अपने सबसे पावरफुल टैंक्स अब्राम्स को भी ताइवान भेज दिया गया है। ये वही अब्राम्स टैंक्स है जिन्होंने रूस यूक्रेन जंग में बाजी को पलट दिया था। वहीं पेंटागन ने चीन को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया है। पेंटागन के मुताबिक चीन अपने हाइपरसोनिक मिसाइलों का जखीरा बढ़ा रहा है। यहां तक कि 8000 किलोमीटर तक मार करने वाले DF-27 मिसाइलों की तैनाती कर दी गई है। विशेषज्ञों का यह भी दावा है कि चीन अपने परमाणु हमले की नीति में भी बदलाव करने जा रहा है। उधर अमेरिकी सेना ओकिनावा द्वीप से अपनी सेना को गुआम बेस की तरफ भेज रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ताइवान को लेकर अमेरिका चीन एकदम सामने आ गए? क्या दुनिया एक और जंग का गवाह बनने जा रही है? इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच दुनिया में एक और जंग की आहट नजर आ रही है। चीन ताइवान के बीच जंग की तैयारी तेज हो गई है। साउथ चाइना सी में ड्रैगन ने सैन्य शक्ति प्रदर्शन बढ़ा दिया है। तो अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन के फैसले से चीन में खलबली मच गई है। अमेरिका ने ताइवान को अब्राम्स टैंक देने का फैसला किया। अब्राम टैंक की पहली खेप ताइवान पहुंच भी गई। ये देखिए आप तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। क्या इंडिकेशन है? और यही वजह है कि अब्राम टैंक्स का पहुंचना, वो अब्राम टैंक्स जो बेहद ताकतवर है, बेहद शक्तिशाली है, जो यूक्रेन के वॉर जोन में जब पहुंचे तो इसके बाद रूसी सेना पर बड़े हमलों का अंजाम दिया गया, बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। तो क्या वो ताइवान जिस पर चीन लगातार बोल रहा अपना आधिपत्य जमाता है, क्या अब ताइवान की मदद पहुंचाकर सीधा अमेरिका वर्सेस चीन देखने को मिलेगा? क्या महायुद्ध के मुहाने पर इस वक्त दुनिया खड़ी हुई है? यूएस ने ताइवान में उतारा सबसे शक्तिशाली टैंक। ताइवान को यूएस से अब्राम्स टैंकों की पहली खेप मिली है। 38 M1A2T अब्राम्स टैंक ताइवान पहुंचे हैं। यूएस ताइवान को कुल 122 अब्राम्स टैंक्स देगा। देखिए 23 सालों में द्वीप पर पहली बार ऐसा हुआ है जब अमेरिकी टैंक की डिलीवरी हुई है। अब्राम्स टैंक मिलने से ताइवान की शक्ति में जाहिर सी बात है कि काफी इजाफा होगा, कई गुना ताकत बढ़ जाएगी उसकी। और अमेरिकी विनाशक अब्राम्स के बारे में आपको खासियत बताते हैं। दुनिया में बेहतरीन टैंक्स में से एक माने जाते हैं अब्राम टैंक। मारक क्षमता जो इनकी है 3 किलोमीटर तक है। स्मूथ बोर गन जिसमें इस्तेमाल होती है, 120 mm की स्मूथ बोर गन इस्तेमाल होती है। और साथ ही ये थर्मल इमेजिंग तकनीक से भी लैस है। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार गिराने में अब्राम्स टैंक सक्षम है। अब्राम टैंक यूरेनियम आर्मर से लैस है। 850 mm मोटे कवच को भेदने में ये माहिर है। और आपको बता दें कि इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं उनसे परिचय आपका करा दे। मेजर जनरल अशोक कुमार सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। योगेश गुप्ता सर पूर्व राजदूत है हमारे साथ मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन DK पांडे सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। और मुकेश कौशिक सर जो विदेश मामलों के जानकार हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक कुमार सर, हमें याद है जब यूएस हाउस स्पीकर अचानक से ताइवान पहुंची थी, चीन की तरफ से जब वार्न किया गया था उसके बाद हालात काफी ज्यादा खराब हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि कभी भी युद्ध अमेरिका और चीन के बीच छिड़ सकता है। और अब क्या हो रहा है? अमेरिका और आगे बढ़ रहा है, ताइवान को और ताकत दे रहा है। अब्राम टैंक्स वहां पर पहुंचा दिए गए। 2 दशक में ऐसा पहली बार हो रहा है। किस तरफ ये इंडिकेट कर रहा है? अगर आप 2013 में चीन में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी और उसमें चीन ने अपनी 6 प्राथमिकताओं के बारे में बात की थी।
एज ए नेशन उसमें पहली प्राथमिकता थी ताइवान का इंटीग्रेशन। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी उसी समय प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट में आए थे और उन्होंने और सीसीपी के सारे मेंबर्स ने हर एक मुद्दे पर इसको क्लियर टर्म्स में वर्ल्ड के हर व्यक्ति को, हर देश को, हर ऑर्गेनाइजेशन को बताया है कि ताइवान की तरफ अगर किसी देश का रिश्ता बढ़ा तो चीन के साथ उसके रिश्ते खराब होंगे। और नैन्सी पेलोसी की जिसने आपने बात की, या और भी ढेर सारे लोग जहां पर तब जब ताइवान जाते हैं या ताइवान के प्रेसिडेंट जब किसी और देश में जाते हैं तो उस पर चीन काफ़ी बड़ा प्रतिकार करता है। वस्तुतः चीन विश्व का एक पहला देश है जिसने ज़मीन पर सीमा रेखा खींचने के अलावा समुद्र पर भी सीमा रेखा खींची है। उसने 11 डैश लाइन बनाई थी, वियतनाम से संबंध होने के बाद, ठीक होने के बाद में उसको 9 डैश लाइन कर दिया। लेकिन नैन्सी पेलोसी की विजिट के बाद में उसने 9 डैश लाइन को 10 डैश लाइन में कर दिया, जिसमें से ये 10वीं डैश लाइन जो है वो ताइवान के ईस्टर्न पोर्शन में है, जो इंडिकेट करता है, वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि ज्योग्राफिकली ताइवान उसका हिस्सा है। और मज़ेदार बात यह है कि वैसे तो डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन्स अमेरिका में एक दूसरे को अपोज करते हैं, लेकिन जब पिछले दौर में प्रेसिडेंट ट्रंप ने सत्ता संभाली थी तभी से उनको चीन की हरकतों पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता महसूस हुई थी। और उस सत्ता को बदलने के बाद जब मिस्टर बाइडेन जो करंट प्रेसिडेंट है आए तो उन्होंने भी उस नीति को आगे बढ़ाया और अब ट्रंप का आना फिर तय है। तो इसलिए पूरी अमेरिकी व्यवस्था और विश्व के ढेर सारे लोग ये मानते हैं कि जो चीन की नीति बहुत विस्तारवादी है और उससे समग्र रूप से कैसे रोका जाएगा। अशोक जी, बड़ी बात आपने बताई कि अमेरिका अब जो नया निज़ाम आने के बाद, ट्रंप की सरकार आने के बाद किस तरह से फैसले लेता है और ताइवान के लिए क्या कुछ करता है, ये देखने वाली बात होगी। एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने ताइवान को सैन्य मदद दी है। ताइवान को $571 मिलियन की यूएस सैन्य मदद दी जा रही है। ताइवान सरकार ने अमेरिका को शुक्रिया कहा है। तो अमेरिका ने ताइवान को दी है सबसे बड़ी मदद। क्या हुआ है आप जानिए। जो बाइडेन ने ताइवान को सैन्य सहायता की मंजूरी दी। ताइवान को $571 मिलियन की अमेरिकी सैन्य मदद देने का फैसला किया गया। $56 करोड़ के सैन्य उपकरणों की बिक्री की मंजूरी दी गई। ताइवान ने कहा मदद से कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को अपग्रेड करने में मदद मिलेगी। अमेरिकी मदद से चीन और नॉर्थ कोरिया बेहद नाराज हैं, बेहद खफा हैं। निधि जी हाँ, तो नॉर्थ कोरिया को ज़रूर परेशानी हो सकती है, चीन को परेशानी हो सकती है इस कदम से। ग्रुप कैप्टन DK पांडे सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी अगर इस पूरी बात का आप विश्लेषण कर सकें कि अमेरिका तो देखिए अपनी चाल में चलेगा ही, लेकिन उसका एकमात्र मोटिव ये भी रहा है कि ताइवान को प्रोटेक्ट करना, और जिस तरह की मदद दी जा रही है, सैन्य मदद दी जा रही है, उससे चीन को कितना प्रॉब्लम हो सकती है या नॉर्थ कोरिया को कितनी प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, लगभग ये बहुत बड़ा सूचना इसके पीछे एक और मिलती है कि अब मेरा आकलन है कि रशिया यूक्रेन वॉर में शांति की संभावनाएं बढ़ गई हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह चल रहा था कि शांति अगर नहीं आएगी तो उसके पीछे जो हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं उनको जो ऑर्डर्स प्लेस किए गए हैं वो हथियार कहाँ जाएंगे, तो उनको हानि नहीं हो इसलिए युद्ध को चलाए रखिए, ये जो है एक नीति बताई गई थी। लेकिन अगर ये सब हथियार जो बने, क्योंकि M1A2 टैंक जिसकी इब्राहिम की बात की जा रही है, ये M1 टैंक का एडवांस रूप है, और जो ताइवान की टरेन है, जो वहाँ का जलवायु है, जो वहाँ का जो ज़मीनी उतार चढ़ाव है, उसमें ये टैंक कितने कामयाब होंगे इस पर निश्चित रूप से एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि वहाँ माउंटेनियन टेरेन, पहाड़ी इलाके ज़्यादा हैं और अर्बन सेक्टर ज़्यादा है। एक छोटा सा इलाके में पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। ऐसे मामलों में ये टैंक कितना कामयाब होंगे, ये इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो देखना ये होगा, 122 टैंकों की जो है वो टोटल डील है और अगले 2 साल में ये दिया जाना है। निश्चित रूप से अमेरिका का प्रयास जारी रहेगा, क्योंकि उसके खुद के जो औद्योगिक लक्ष्य हैं, लेकिन चीन के ऊपर इसकी प्रतिक्रिया नेगेटिव होगी, ये जग जाहिर है, क्योंकि उनको पता है कि हथियार दिए जा रहे हैं, किसके खिलाफ उसको यूज किया जाएगा। लेकिन चीन कहता तो है कि मैं जो है चाहता हूं कि इस तरफ शांति रहे और वन चाइना की पॉलिसी पर वो पूरा जोर देना चाहता है, लेकिन आज ताइवान जो है खड़ा है अपने स्वतंत्र इलाकों पर, क्योंकि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो सपोर्ट करती है पूरा सत्तारूढ़ पार्टियों का। तो ये कहा जाए कि चीन के मंसूबे कितने कामयाब होंगे बड़ा मुश्किल है, लेकिन 330 शिप्स
और 330 जहाज और 220 शिप्स जो है दिसंबर माह अकेले में उस क्षेत्र में पाए गए। तो चीन के ये बताता है कि चीन के इरादे जो है वो ठीक नहीं है। और बिल्कुल डीके पांडे सर, और जाहिर सी बात है कि इस मदद से ऐसा तो नहीं होने वाला कि जो ताइवान है वो सीधा जाकर मुकाबला कर लेगा चीन से, लेकिन अगर चीन कोई भी कदम उठाता है तो ऐसे में उसकी ताकत में भारी इजाफा जरूर देखने को मिलेगा। एक और अहम खबर है, आपको बता देते हैं कि दुनिया में आखिर कहां पर वॉर फ्रंट्स खुले हुए, ये आपके लिए जानना और समझना बहुत जरूरी है। रूस यूक्रेन जंग को 3 साल होने वाले हैं। वहीं लगभग आप देखिए 2022 में जब रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ हमला बोला गया था, क्योंकि यूक्रेन चाहता था कि वो नेटो का सदस्य बने, वहीं लगभग 1.25 साल से इजराइल और हमास में जो जंग है वो छिड़ी हुई है। हालांकि अभी इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम का फेज देखने को मिल रहा है। वहीं अमेरिका और यमन के हूती विद्रोही एक दूसरे पर हवाई हमला कर रहे हैं। हम लगातार आपको वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जबकि सीरिया की बात करें तो रूस समर्थित सरकार का तख्ता पलट हो गया है। असद सरकार जा चुकी है और विद्रोही गुट यहां पर काबिज हो चुके हैं। फिलहाल तुर्की और सीरिया में जंग चल रही है और वहीं अब एक नया मोर्चा खुलने जा रहा है जो अमेरिका और चीन के बीच शुरू होने की खबर है। कितने चांस आपको यहां पर नजर आ रहे हैं योगेश सर कि वाकई में अमेरिका वर्सेस चीन कुछ देखने को मिल सकता है? ये इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि चीन को लेकर इससे पहले जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन था उनका रुख बहुत तल्ख था और एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, तो क्या यह संभव आपको लग रहा है? भाई देखिए, हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सबसे पहले राष्ट्रपति ट्रंप की सरकार ने, यानी ट्रंप 1.0 ने जो है चीन के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, चीन के ऊपर टैरिफ्स लगाए थे। सबसे पहली बार उन्होंने ये किया था। तो उनकी पॉलिसी जो है अमेरिका की, वो बाइडन एरा के दौरान भी यही रही और यही कंटिन्यू करेगी। हालांकि वो टाइम टू टाइम कुछ और स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल कंसेंसस है अमेरिका में कि चाइना के खिलाफ जो है उनकी राइवलरी जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। और चाइना को, ये डेमोक्रेट्स तो चाहते थे कि चाइना के साथ ठीक है हमारी लड़ाई ना हो, हमारी राइवलरी चले, लेकिन रिपब्लिकन्स की सोच में ये फर्क है, वो तो चाइना को हराना चाहते हैं। तो रिपब्लिकन्स कुछ लोग हैं, उनका कहना ये है कि अमेरिका शुड प्रिवेल इन दिस राइवलरी विद चाइना। और दूसरी बात ये है कि अमेरिका चाहता है कि वो ताइवान की सैन्य शक्ति और पावर को इतना मजबूत कर दे कि चाइना को ये हमेशा डर रहे कि अगर उसने ताइवान के ऊपर हमला किया तो वो कामयाब नहीं हो पाएगा, कि जो है उस लड़ाई में जैसे कि यूक्रेन में हुआ सब सॉर्ट ऑफ ए स्टेलमेट होगा और चाइना को जो है विक्ट्री नहीं मिलेगी। यही जो है अमेरिका की कोशिश है और इसीलिए वो जो है ये मिलिट्री असिस्टेंस ताइवान को दे रहा है फ्रॉम टाइम टू टाइम। और उसके अलावा जो है अपनी जो उसकी फोर्सेस है उस एरिया में उनको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कि चाइना जो है उनको उस पर एक भारी हमला ना कर सके और वो एक रॉबस्ट रेस्पॉन्स चाइना को दे सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त भारतीय श्रमिकों से बातचीत कर रहे हैं, सुनते हैं। इस वजह से हमारा उड़ीसा अपना इतिहास और अपना संस्कृति को पूरा विश्व के सामने दिखाने का एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा। इसके लिए आपको बहुत बड़ा धन्यवाद है। और तो आपको पता है कितना बड़ा होने वाला है? जी बहुत, हाँ जी बहुत पता है मेरे को। और इसके लिए एक उड़िया से तरफ से आपको कोटि कोटि नमस्ते है। जय जगन्नाथ। भारत अभी इतने आगे जा रहा है कि इसका पीछे जानना पड़ेगा किसका हाथ है। 140 करोड़ देशवासियों का पसीना है जिसके कारण देश आगे बढ़ रहा है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। एक लीडर चाहिए, हाँ। करने के लिए एक लीडर चाहिए जो सबको लेके। आपको मालूम है आज भारत प्रगति कर रहा है, उसमें आपका भी योगदान है। आपको पता है? आपको लगता होगा हम तो 10 साल से यहाँ गए, 5 साल से आ गए। हमारा क्या योगदान है? बहुत बड़ा योगदान है। आप जो लोग हर महीना 2 महीने के बाद घर जो पैसे भेजते हैं ना, जी आज वो हमारे श्रमिक बंधु, हमारे प्रोफेशनल्स जो विदेशों में रहते हैं, वो जो पैसे अपने परिवार को भेजते हैं ना, वो भेजने का अमाउंट जो है दुनिया में हम टॉप पर आ गए अब।
तो ये आपका योगदान है जिसके कारण देश प्रगति कर रहा है। तो इसलिए आप कहीं पर भी हैं, लेकिन आपके जो पसीने का पैसा वहां पहुंचता है ना, तो वहां की प्रगति में उसकी भी महक होती है। कहाँ से हो? यूपी से, गोरखपुर से सर। गोरखपुर से? कुशीनगर जिले से सर। कुशीनगर से जी। घर तो में आपको तो एयरपोर्ट मिल गया है। जी सर, एयरपोर्ट मिल गया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल गया है। एयरपोर्ट मिल गया है, 4 लेन हाईवे मिल गया है। और हम चाहते हैं कि पूरा भारत आगे जाए, पूरे भारत के बच्चे बच्चे का सोच बढ़े, विचार बढ़े, ताकि आगे हमारे इंटरनेशनल लेवल पे वो काम कर सके, चाहे दुनिया हो चाहे अपने देश के लिए ऐसे ही नाम रोशन करे। जैसे चंद्रमा पे अपने इसरो के लिए भेजा गया था सर, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, सफल हुआ। ऐसे ही हम चाहते हैं कि हर अपने देश का। अच्छा, चंद्रयान का जब सफलता मिली तो आप लोग क्या कर रहे थे? हैं, यहाँ खुशी मना रहे थे? जी सर। हैं सब लोग। और सर हम चाहते हैं कि जैसे अपना कुंभ का मेले की बात करें सर, तो मैं चाहता हूं कि अपने माता पिता जी को इस कुंभ में शामिल करें हम, क्योंकि ये 12 साल के बाद मौका मिला है। और हम तो नहीं जा सकते हैं सर, लेकिन हम चाहते हैं कि अपने माता पिता जी को शामिल करें, ताकि आपको भी दुआ मिल सके सर। यहाँ पे हाईलाइट हम देख रहे होंगे सर, क्योंकि हम बोल चुके हैं कि आज घर में बता दिया था। जी सर, बता दिए हैं। हाँ। तो आज भी सब घर में टीवी पर बैठे होंगे। जी सर। और सबसे बड़ी बात कि सर राम मंदिर जो कभी जीवन में हम लोगों ने नहीं सोचा था कि वो दर्शाएंगे आप, लेकिन बहुत दिनों के बाद वो सपना पूरा हुआ सर। इसके लिए भी कोटि कोटि नमन सर। 500 साल के बाद पूरे गल्फ स्पीक के तरफ से और पूरे भारतवर्ष की तरफ से आपको हार्दिक हार्दिक बधाई सर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। किती वर्ष झाले इकडे? 9 वर्ष झाली. 9 वर्ष झाले. काय विशेष म्हणा? प्रोग्रेस झालाय. प्रोग्रेस झालाय. हो. आणि मुलगीला पडवून एकाचं लग्न केला. 2 कुठे कुठे पडतात? गावी तिकडे गावेचे महाराष्ट्र रत्नागिरी. आणि काय काय तुझी इच्छा काय आहे? पुढे काय करणार आहे? इच्छा काय नाही, मला पुढे पढ़वायचं आहे मुलांना. मैं बच्चों को आगे पढ़ाना चाहता हूँ. बहुत पढ़ाई है, बहुत अच्छा विचार किया आपने. बच्चों को आगे पढ़ाना चाहता हूँ. एक को पढ़ा के मैंने तो उसका तो जिम्मेदारी खत्म कर दिया. मैं शादी कर दिया उसका एक का. हाँ. और 2 बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं. देखिए, हर किसी ने जीवन में एक बात पक्की करनी चाहिए, कुछ भी हो जाए बच्चों की अच्छी से अच्छी शिक्षा करानी चाहिए. थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन फिर भी बच्चों की अच्छी शिक्षा करानी चाहिए. बच्चों के लिए सर मैं तो इधर आया हूँ. बच्चों के लिए तो आया हूँ, बच्चों की खुशी के लिए, बच्चों का फ्यूचर कुछ हो जाए. चलिए, अच्छा सोचते हैं आप. साथियों, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप सबको मिलने का अवसर मिला. वैसे मैं करीब 2-2.5 घंटे पहले यहाँ आया हूँ, लेकिन आकर के मेरे मन में, और मैं हमारे एम्बेसडर का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे पहला कार्यक्रम मेरे श्रमिक परिवार से मिलने का मौका दे दिया. तो 40 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री आया और आकर के क्या कर रहा है? सबसे पहले अपने श्रमिक भाई बहनों को मिलने जा रहा है. तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है. अब कोई भी पूछेंगे कि 4 घंटे लगते हैं हिंदुस्तान में यहाँ से आने में, लेकिन प्रधानमंत्री को यहाँ आने में 40 साल लगे. लेकिन आपका प्यार है जो मुझे खींच के ले आया है. आप जो मेहनत करते हैं, सबसे बड़ी बात है कि दुनिया में भारत के जो लोग वर्कफोर्स है उसकी बहुत प्रतिष्ठा है. दुनिया में हर कोई भारत के लोगों को पसंद करता है, और ये कोई अखबार पढ़ करके तय नहीं करता है, सोशल मीडिया देख करके तय नहीं करता है. आप लोग
कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से आपने काम करके जो इज्जत कमाई है, आपने जो प्रतिष्ठा कमाई, लोग आपको प्यार करते हैं, उनको भरोसा है कि ये यानी ईमानदारी से काम करेगा, ये यानी गलत नहीं करेगा। ये आप लोगों ने जो मेहनत की है ना, दुनिया में जिन जिन लोगों ने ऐसे मेहनत की है, उसके कारण पूरी दुनिया में आज भारत के लोगों के प्रति एक प्यार, आदर, सत्कार का भाव है। अभी दुनिया के देश के जो भी नेता आते हैं, अगर उनको वर्क फोर्स चाहिए तो हमारे साथ एग्रीमेंट करते हैं कि हमें साल में इतने लोग चाहिए, हमें साल में इस प्रकार से काम करने वाले। क्यों? आप लोगों ने ये प्रतिष्ठा खड़ी की है, उसकी खबर पहुंच गई है सब दूर कि भाई ये लोग तो अच्छे लोग होते हैं, कोई कानून का उल्लंघन नहीं करते, नियमों का पालन करते हैं, अच्छी तरह काम करते हैं, परिणाम देते हैं। तो आपके परिश्रम के कारण ये प्रतिष्ठा पैदा हुई है और इसलिए आज दुनिया में भारत के युवाओं की जो मांग है ना, वो इज्जत मिली है, उसके मूल में आपकी मेहनत है। तो मैं यहाँ आया हूँ आपको बधाई देने के लिए, मैं यहाँ आया हूँ आप सबका गौरव करने के लिए। भारत में कोई भी अच्छी घटना होती है तो आपकी खुशी अनेक गुना बढ़ जाती है। और अब आप तो देखते होंगे दुनिया के जो भी लोग आपको यहाँ पर कोई मिलते होंगे, आप भारत से हैं तो कैसा करते हैं, पहले कैसा करते थे? मुझे लोग बताते हैं कि साहब किसी को मिलते हैं और जब उसको पता चलता है हम भारत से, इंडिया से है, तो बोले हाथ छोड़ता ही नहीं है, पकड़ के रखता है। आपको भी ऐसा अनुभव आता है? हैं? ऐसा लोग प्यार करते हैं, वाह इंडिया है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। मेरा कोई भाषण करने का इरादा नहीं है, बस आप लोगों से मिलना यही मेरा इरादा था, इसलिए मैं आपके बीच आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कुवैत से, जहां पर 2 दिन की यात्रा पर और योगेश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। योगेश जी, जिस तरह की तस्वीरें हैं ये बहुत सहजता से भरी तस्वीरें हैं और प्रधानमंत्री मोदी की अदा बहुत खास है कि वो अपने श्रमिकों को, जो भारतीय श्रमिक हैं जो वहाँ 10-10 साल से काम कर रहे हैं, उनको वो कंफर्ट महसूस कराना या उनको वो प्रायोरिटी देना। योगेश जी, सहयोगी से अभी जिक्र कर रहा था कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी में ये एक विशेष बात है कि वो ग्रास रूट्स लेवल पर लोगों से फ़ौरन कनेक्ट कर देते हैं, चाहे वो उड़ीसा के हो, बंगाल के हो, या झारखंड के हो, या यूपी के हो, या पंजाब के हो। फ़ौरन उनसे जो है वो बातचीत करने लग जाते हैं और उनको बताते हैं कि भाई आपके मेहनत की वजह से जो आज देश का गौरव बढ़ा है, जो भारत की समृद्धि बढ़ी है, भारत की जो इकोनॉमी तेज़ हो रही है, बढ़ रही है, उससे जो है वो जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो बहुत रिमार्केबल है और उसके लिए देश जो है आपका बहुत धन्यवाद करता है। और जिस तरह से मोदी जी की सरकार ने जो है हमारी इंडियन कम्युनिटी के लिए बाहर जो काम किए हैं, जब भी कभी वो किसी मुश्किल में पड़ी है तो हमेशा जो है वो हमारी सरकार आगे आई है उन अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करने, चाहे उनको वापस बुलाना है या उनको कहीं और ले जाना है या उनकी किसी और समस्या पर। ये एक बहुत ही अच्छी और रिमार्केबल बात है और इससे बहुत अच्छा मैसेज जाता है। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी जो है वो सेंट्रल अमेरिका गए थे, वहाँ पर कैरिबियन कंट्रीज़ में जो हमारे लोग हैं बहुत सालों से बसे हुए हैं, उनसे मिले। तो ये सब मिलाकर जो है एक बहुत अच्छा संदेश जो है देते हैं कि हमारी इंडियन कम्युनिटी ओवरऑल द वर्ल्ड जो है वो इकट्ठी है
और वो भारत के साथ मिलकर काम कर रही है। बड़ी बात। जी बिल्कुल। तो जो और इसका जिक्र भी हमने देखा कैसे योगेश सर जो जिक्र है वो प्रधानमंत्री ने किया, खास तौर पर तब कैसे जो भारत की इकॉनमी है इसको बढ़ावा देने में जो बाहर हमारे श्रमिक हैं और जो इंडियन डायस्पोरा है वो अपने आप में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। और मुकेश सर मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि इस बात को भी लगातार हम देख रहे हैं कैसे हाईलाइट भी किया जा रहा है कि कैसे 43 सालों में यानी कि 4 दशक में ऐसा हुआ है कि कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि कुवैत गए हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कुवैत की अगर हम बात करें, हमें ऊर्जा को लेकर एक बड़ा कंट्रीब्यूशन वो देता, हमारा एक बड़ा साझेदार है, इससे और कितना ज्यादा जो आपसी दोस्ती है वो बढ़ेगी। देखिए, मैं अपने ही वर्ड इस्तेमाल करने के बजाय कांग्रेस के नेता शशि थरूर के शब्द इस्तेमाल करूंगा। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो हमारे विदेशी संबंध थे उसको जो एक लैक कर रहा था, जो एक अभाव था, उन्होंने एक एनर्जी दी है। तो ये एनर्जी जो वो अपने डियास्पोरा से मिलते हैं या वो ऐसे देशों में रीच आउट करते हैं जहाँ पर अभी तक प्रधानमंत्रियों की निगाह ही नहीं गई थी, वो एनर्जी इन रिलेशनशिप में दिखाई देती है। ख़ास तौर से जो हम मिडिल ईस्ट है जहाँ पर भारत का बहुत बड़ी संख्या में श्रमिक मौजूद हैं, वहाँ पर जाना, उन श्रमिकों से मिलना। और हमने बदलाव देखा, हमने सऊदी अरब में भी जो बदलाव दिखाई दे रहे हैं कि वहाँ भारतीयों को बहुत तरजीह मिल रही है। और पूरे खाड़ी देशों में भारत के श्रमिकों को जो पहले जिनको ब्लू कॉलर जॉब में लगाया जाता था, हमने देखा कि वो अब पैटर्न बदल गया है। ब्लू कॉलर जॉब के लिए अब वो बांग्लादेश की ओर देख रहे हैं, श्रीलंका की ओर देख रहे हैं, लेकिन भारत के लोगों को वो वाइट कॉलर के कामों में लगा रहे हैं। और ये पिछले 10 सालों का एक बड़ा परिवर्तन मुझे दिखाई देता है। जी, बड़ी बात है। और मैं चाहूँगी मेजर जनरल अशोक जी आप भी इस पर ये टिप्पणी करें या प्रतिक्रिया दें कि जो अपनापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर के देशों में जाकर जो भारतीय कम्युनिटी में, इंडियन कम्युनिटी में दिखाते हैं वो अलग है, वो अतुलनीय है। और ऐसे में उनको भी एहसास होता है कि हमारे प्रधानमंत्री जब आए हैं तो उनकी दिक्कतें भी उनके सामने होंगी। वस्तुतः आज ऐसा समय आ गया है कि हम अपनी समस्याओं के साथ साथ अपने रीच को भी विश्व समुदाय में अगर बढ़ाना चाहते हैं तो देश के हर अंगों के साथ साथ विश्व में जो भारतीय बसे हैं उनका भी साथ लाना बहुत ज़रूरी है। भारत मौजूदा समय में 5वीं अर्थव्यवस्था होकर के उभर चुका है और शीघ्र ही तीसरी अर्थव्यवस्था बनकर के सामने आने की कगार पर है। साथ ही साथ राजनीतिक और सामयिक दृष्टिकोण से ये रीजनल के साथ साथ इंटरनेशनल एरेना में आज विश्व के सारे देश भारत को एक डिफरेंट नज़र से देख रहे हैं। ग्लोबल साउथ की लीडरशिप इंडिया के पास में है। तो ऐसे समय में प्रधानमंत्री का ज़्यादातर देशों में जाना और वहाँ पर जो भारतीय बसे हैं उनसे वार्तालाप करना और उनके माध्यम से उनके साथ साथ जहाँ से गए हैं जिस परिवेश से भारत के उस अंग को भी अपनी फ्यूचर विज़न में शामिल करना, ये बहुत ही रिमार्केबल है। और आगे आने वाले समय में हम देख रहे हैं हर बीतते पल के साथ में हर भारतीय को, चाहे वो देश में हो चाहे देश के बाहर हो, ये भरोसा है कि अगर उसको क्राइसिस हुई तो भारत की समग्र शक्ति उसके बचाव के लिए सामने आएगी। और सर हमने ये देखा भी अभी जो श्रमिकों से बात कर रहे थे प्रधानमंत्री, तो किस तरह से हर एक श्रमिक जो भारत में जहां से भी ताल्लुक रखते हैं, खास जो कनेक्ट है वो उसके साथ जो प्रधानमंत्री है वो दर्शाते हुए नजर भी आ रहे थे। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।